नाजरीन, कराची मुल्क की मुआशी शारक, वो शहर जो पूरे मुल्क का बिजनेस चलाता है, कौमी खजाने में सबसे बड़ा हिस्सा डालता है, जहां से सन्नत, तिजारत और रोजगार का पहिया घूमता है, वहां आज खौफ के साए फिर से मंडलाने लगे हैं। बात कर रहे हैं भत्ताखोरों की, जो ताजिरों को धमका रहे हैं, रोशनियों के शहर पर खौफ के अंधेरे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर कारोबारी शख्सियात निशाने पर है। तशवीश की बात तो यह है कि वो तामीराती शोबा जो कराची के मजमूई टैक्स में तकरीबन 50% हिस्सा डालता है, दर्जनों सनतें उस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, वो भी आज गैर महफूज है। बिल्डर्स मुसलसल भत्ताखोरों के निशाने पर हैं। हालिया वाकयात में एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन तक को थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। मुल्की और गैर मुल्की नंबरों से 8 बिल्डर्स को भी धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 27 सितंबर को मलीर में मकामी ताजिर को धमकी मिली। 30 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन से एक ताजिर को भत्ते का पैगाम मिला। 2 दिसंबर को सोल्जर बाजार में भत्ते की कॉल मौसूल हुई, जो दुबई से की गई थी। नाइजीरिया के नंबर से गुलशन इकबाल में भी एक बिल्डर को भत्ते की कॉल मौसूल हुई और उसी माह गार्डन के इलाके में भी एक बिल्डर को फिलिपाइन के नंबर से भत्ते के लिए धमकी अमेज कॉल मौसूल हुई। पुलिस अपनी जगह कोशिशें कर रही है, कुछ भत्ताखोर और उनके हैंडलर्स पकड़े भी गए हैं, मगर कराची के ताजिर खौफ में हैं। मार्केट और दफातर में बेचैनी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या कारोबार बंद करना ही वाहिद रास्ता रह गया है? सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या भत्ताखोरी एक बार फिर से कराची को यरगमाल बना लेगी? क्या हुकूमत को महफूज बना पाएगी? इन तमाम मामलात पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, मुतासरीन से भी और कराची के स्टेक होल्डर से भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद अफजल हमीद साहब, सदर ऑल सिंध कार डीलर्स एसोसिएशन आमिर चौधरी साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर साहब, साबिक चीफ CPLC अहमद चनाई, और शहर में वारदातों की सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे समा के सीनियर रिपोर्टर मोनस अहमद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं भत्ताखोरी के हवाले से उरूसुल बिला, जहां पर इस वक्त खौफ के साए जो है वो मंडला रहे हैं। तो हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनस अहमद से। मोनस, आप बताइएगा, रोशनियों के शहर में खौफ के अंधेरे क्यों छा रहे हैं? भत्ताखोरों की वारदात के हवाले से हमें बताइए। ताजिर परेशान है, हुक्मरान कहाँ है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है इस हवाले से? देखिए, कराची के मसाइल में से एक और इंतहाई अहम मसला है ये, क्योंकि कुछ अर्से पहले तक हुक्मरान की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये दावे सामने आए थे कि वो तमाम जो अनासिर हैं, वो तमाम गैंग्स, उनका किला कमा कर दिया गया है, ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आए हैं और अगर हम ये कहें कि 2025 इस मामले में एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है कराची के शहरियों के लिए, तो गलत ना होगा। वैसे तो इनकी तादाद सैकड़ों में बनती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो SIU की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, उनके मुताबिक 171 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि जिसमें से 96 केसेस ऐसे थे जो कि ज़मीन के तनाज़ात के और ज़ाती झगड़े के लेन देन के निकले थे। 75 जो मुलजिम उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ 6 मुलजिमान ऐसे थे जो कि मुकाबले में हलाक भी हुए हैं। लेकिन ये वो आदाद शुमार हैं जो कि पुलिस की जानिब से जारी किए गए हैं। मामला ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हमने देखा है कि बिल्डर्स हैं, जिसमें हमने देखा है ऑटो डीलर्स हैं, छोटे ताजिर हैं, अब मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं जो कि शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि जो हालिया दिनों में आबाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, उनके मोहसिन शेखानी जो साबिक अहदेदार थे और दीगर अहदेदारान की जानिब से, उसके बाद हुकूमत की जानिब से कुछ इस पर नोटिस दिया गया। वज़ीर आला हाउस में अहम तरीन इजलास भी हुआ और ये यकीन दहानी कराई गई जो ताजिर हैं और दीगर स्टेक होल्डर्स उनको कि इस मामले में इक़दाम किए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि ये वादे किए गए हैं, ये दावे किए गए हैं, लेकिन ये मामला हल नहीं हो सका है, क्योंकि वही गैंग्स, वही ग्रुप सामने आ रहे हैं जो कि माजी में जिनको ख़त्म करने के दावे किए जाते रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे इब्तिदा होती है भत्ताखोरी से, भत्ताखोरी के बाद अगर ये रुकता नहीं है, जो कि नहीं रुका है, तो ये स्टेप चला जाता है अगवा बराए तावान पे, और उसके बाद किलिंग
फायरिंग तक भी देखी गई है माजी में। तो ये सूरत हाल कराची के ताजिरों के लिए, शहरियों के लिए मजमूई तौर पर बहुत परेशान कुन है, क्योंकि पुलिस की जानिब से ये कहा गया है, ये कहा जाता रहा है कि तमाम जो गैंग्स हैं, मुलजिमान हैं, बड़े बड़े उनको पकड़ने के दावे किए गए हैं। लेकिन हमने अब इस मामले में ये भी देखा है कि मुलजिमान को पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन तफ्तीशी निज़ाम पे भी बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। तफ्तीश इतनी कमज़ोर होती है कि अदालतों में केसेस साबित नहीं हो पाते, फिर वही मुलजिमान अदालतों से बरी होकर वापस आते हैं और वही कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं। इस मरतबा भी हम यही देख रहे हैं कि 2025 जो है मजमूई तौर पर ताजिरों के लिए, खासतौर पर जो बिल्डर हजरात हैं, वो ये बताते हैं कि बहुत ही ठीक है, 2025 जो है वो ताजिरों के लिए कुछ खास साबित नहीं हुआ। मोने साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद को भी भत्ते के लिए कुछ धमकियां मौसूल हो रही हैं। अफजल हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपको पहले शुक्रिया कहेंगे। आप बताइएगा कि बिल्डर्स के मसाइल और उनको मिलने वाली धमकियों के हवाले से आपको भी चंद रोज पहले कोई कॉल मौसूल हुई थी, तो क्या कहा जा रहा था उनसे, उनके बारे उन्होंने क्या आपको धमकियां दी हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस हसास मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, मुझे ज़ाती हैसियत में मुझे जो है वो थ्रेड कॉल्स और व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन चूंकि मैं एक इदारे का सीनियर वाइस चेयरमैन, आबाद का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने शुरू में इसको रिपोर्ट नहीं किया। और उसका मकसद ये था कि मैं नहीं चाहता था कि इसका कोई पैनिक हो और सनसनी फैले। लेकिन जब ये मामला आगे की तरफ बढ़ा, और जैसे मैंने कहा कि मेरे अलावा भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो वहाँ पे व्हाट्सअप कॉल आ रही थी, व्हाट्सअप मैसेजेस आ रहे थे, और उसके साथ साथ जो है फिर फायरिंग के वाक़यात भी हुए। तो फिर मैंने बेहतर समझा कि मैं इसको रिपोर्ट करूँ। मैंने अपनी एसोसिएशन आबाद में इसको रिपोर्ट किया, और उसके ज़रिए तमाम हसास इदारों में और हमारे जो गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, और उन तमाम जगहों पे उसको हमने वो तमाम चीज़ें उनको जो रिकॉर्ड हमारे पास था वो हमने उन तक पहुंचा दिया। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर चौधरी साहब की तरफ चलते हैं, ये हैं सदर ऑल सिंध कार डीलर्स एसोसिएशन। आप कहिएगा कि हमने देखा है कि कुछ रोज़ कबल कार डीलर्स को भी भत्ते के लिए कुछ धमकियां मौसूल हुई हैं। क्या धमकियां मौसूल हुई, क्या कहा जा रहा था उनकी जानिब से? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली तकरीबन 1 माह पहले हमारे एक कार डीलर के बिल्कुल शोरूम के बाहर 2-3 मुसल्लह अफराद बाकायदा पहुँचे, और उन्होंने बाकायदा उसकी गाड़ी पे फायरिंग की, और जो मालकान थे शोरूम के वो फायरिंग से 10 फीट के फासले पे थे। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान जो है वो अल्लाह पाक ने बचाई। और वहाँ से फायरिंग करने के जाने के बाद 1 घंटे बाद कॉल्स आना शुरू हो गई कि 50 लाख रुपए दिए जाएं, नहीं तो ये टेलर है और फिल्म अभी बाकी है। और इस सारी चीज़ों का असर इतना बुरा हुआ पूरी कार इंडस्ट्री पे कि लोग बहुत गाहे भगाए परेशान और स्ट्राइक्स की तरफ और इस तरह के आपस में मशवरे करने लगे, क्योंकि कराची एक रोशनियों का शहर है। बड़ी मुश्किल से रेंजर्स ने इसको जो है बेहतर मकाम पे दोबारा लाके खड़ा किया है, और अगर ऐसे ही हालात रहे तो इस मुल्क से इन्वेस्टर भी चला जाएगा। कार डीलर जो कि सबसे बड़ी एक मुल्क की इकॉनमी के लिए काम करता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो उसमें एक पैनिक की फ़ज़ा आई गई। और ना सिर्फ ये इस वाक़या, और भी बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट आई कि इस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स आ रही हैं भत्ते के लिए, जिससे काफ़ी पैनिक की फ़िज़ा कायम हो चुकी है। हमने आर्मी चीफ से भी और लंजार साहब से भी बहुत मुद्दाना रिक्वेस्ट की कि दोबारा रेंजर्स को ऑन बोर्ड किया जाए इस शहर में, क्योंकि ये शहर बड़ी मुश्किल से अपनी वापसी डगर पर आया कि यहाँ पे अच्छा कारोबार हो सके। और चूँकि ये वो शहर है जो पूरे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और इस शहर की वजह से पूरे पाकिस्तान की जो है वो इकॉनमी पे बेहतरी का सबब बनता है। अगर यहाँ पे खौफ व हिरास की फ़िज़ा कायम करने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि गुज़श्ता 10 साल पहले ये लोग कामयाब थे, तो यहाँ से उस दौर में भी बहुत लोग मुल्क छोड़ के चले गए। और इसी तरह ठीक है, उस दौर में भी बड़े लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे। आमिर साहब, जब आपको धमकियां मौसूल हो रही थी, आपने खुद ही बताया कि उस वक्त पैनिक की सिचुएशन थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से या हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से आपके साथ कोई राबता किया गया? किसी भी आला हुकाम ने कोई राब्ता नहीं किया, एक्सेप्ट SHO लेवल पे राब्ता हुआ।
और बहुत, हालांकि मीडिया ने इसको हाईलाइट भी किया। डेफिनेटली आईजी सिंध को भी इस चीज़ का पता चल रहा होगा और सीसीपीओ को भी पता चल रहा होगा, लंजार साहब को भी पता चल रहा होगा, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान को भी पता चल रहा होगा। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का शहरी होना इन सब लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, इससे सब लोगों को अंदाज़ा हुआ, जिसकी वजह से मज़ीद जो है वो पैनिक फैली कि इतना बड़ा वाक़या भरी मार्केट में चलते हुए बाज़ार में 2-3 बजे दोपहर को हुआ है और बाकायदा जान लेने की एक कोशिश की गई है एक कारोबारी फैमिली की पूरी। तो कोई इसमें हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया, जिसका ठीक है, आपसे किसी ने, आमिर साहब, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। मुनम जफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुनम साहब, ताजिर परेशान है, भत्ता माफिया ने कराची में फिर से खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। कराची जो कि मुआशी हब है, उसके साथ हो क्या रहा है? भत्ताखोरों को लगाम कौन डालेगा? कैसे उसको लगाम डाली जाएगी? चूंकि हुकूमत जो है वो तो किसी से राबता ही नहीं कर रही इस हवाले से। देखिए, यही तो कराची का अलमिया है कि जो लोग इस वक्त शहर कराची पर मुसल्लत हैं, वो लोग कि जो 17 साल से सूबे में हुकूमत कर रहे हैं, सदर मुमलिकत सूबा सिंध से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 17 साल से सूबे में मौजूद है। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक जानिब सूरत-ए-हाल ये हो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और बता रहे हों कि किस तरह भत्ते की पर्चियाँ पहुँच रही हैं, बुलेट पहुँचती है, पर्ची पहुँचती है जिस पे मोबाइल नंबर मेंशन होता है, और पर्ची भेजने वाला उसको इतना भी खौफ नहीं है कि वो मोबाइल भी उठाता है और 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये एक केस नहीं है, 2 केस नहीं है, इस क्वार्टर के अंदर कोई 8 से 10 केसेस हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये बात दुरुस्त है, चाहे ये बात अफजल हमीद भाई ने बात की, दीगर साहब हजरात ने ये बात की, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। ये तो वो केस हैं जो रिकॉर्ड पर आ गए, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वरना कराची की सनतकार, कराची के छोटे ताजिर, कराची के बड़े ताजिर, कराची के दुकानदार, गली मोहल्लों के अंदर मार्केटें हैं, औरंगी टाउन, कुरंगी टाउन, लांडी, इन सारे इलाकों के अंदर मार्केटें मौजूद हैं। यहाँ लोग परेशान हैं, वो चीज़ें तो रिकॉर्ड पर नहीं आती कि जो लाखों और हज़ारों के अंदर भत्ता वसूल किया जाता है वो कहीं रिकॉर्ड पर ही नहीं आता। ये बातें तो वो हैं जो रिकॉर्ड पे आ गई कि 171 केसेस रिकॉर्ड हुए, 96 केसेस वो थे कि जो आपस के झगड़े के केसेस थे। चले भाई, आप 75 केसेस के बताइए ना, ये कौन है लाखू साहब, ये कौन है मक्सी साहब, ये कहाँ से आते हैं, कौन इनको प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर लाखू साहब पे 60 केसेस हैं तो बताया जाए ना कि लाखू साहब को सामने लाया जाए ना कि लाखू साहब कौन हैं, क्यों इतने बड़े हैं, कौन उनके पुष्पना हैं। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? तो पुलिस क्या है? सवालात ऐसे हैं जैसे पुष्पनाही कौन कर रहा है। आपने खुद ही एक सवाल जो है यहाँ पर खड़ा किया है, हाईलाइट किया है। अहमद चनाई साहब जो कि साबिक चीफ CPLC हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अहमद चनाई साहब, भत्ताखोरी से कैसे निजात मिलेगी? ये तो हर ताजिर के लिए एक बड़ा मसला है, इसमें पुलिस क्या कर रही है? कैसे लगाम डाली जाएगी भत्ताखोरों को? इसको जरा ये भी वाज़ेह कीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो कहा जा रहा है कि पुश्तपनाही कौन कर रहा है, इस पर कैसे आया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कराची में भत्ताखोरी की जो वबा है 2010 से लेके 15 तक मुसलसल चलती रही है और हमने एक तवील अरसा इसके साथ गुजारा है और हमने इसको काउंटर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम जितने भी ये भत्ताखोर थे उन सबको जो है वो निकेल डाल दी थी और या तो वो अरेस्ट हुए थे, मारे गए थे या उन वजह से भाग गए। अब दोबारा जब सर उठाया है तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इशू है कि हम उनको रोक नहीं सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी जो थ्रेट्स हैं उसका काउंटर नहीं कर सकते। देखिए, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे लेना होता है और उस पैसे को लेने के लिए हमारा ये काम है कि एज ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हम उसको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स करें। आज दौर चेंज हो गया है, 5 साल में टेक्नोलॉजी जो है वो मजीद आगे बढ़ गई है, इसी तरह टेक्नोलॉजी का काउंटर भी जो है वो बहुत आ गया है। जब टेक्नोलॉजी का काउंटर आ गया है तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम इस भत्ताखोरी को रोकने में मौसर काम कर सकें। मैं समझता हूँ एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की जरूरत है और ये सिर्फ मैं समझता हूँ 1 आध हफ्ते का काम है कि जिसमें ये सारे भत्ताखोर जो हैं उनको नकेल डाल दी जाएगी और ये किसी तरह भी जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर सकते। उनको पकड़ना आज की जदीद टेक्नोलॉजी में कोई मुश्किल काम नहीं है और इसको किया जा सकता है।
ठीक है, इसको किया जा सकता है। अफजल हमीद साहब, आपकी तरफ आएंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जब आपको धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हुई थी, तो आपने कोई हुकूमत से बात करके कोई अपने ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला जो है ये आपने उनके साथ डिस्कस किए, आपने उनके सामने रखे और आपको कोई यकीन दहानी उनकी तरफ से कोई करवाई गई है? और ये भी बताइएगा कि क्या उसके बाद आपको दोबारा से कोई कॉल वगैरह तो मौसूल नहीं हुई? अच्छा, देखिए, ये जब हमें रिपोर्ट होने शुरू हुए तो उसके बाद हमें मालूम हुआ कि हमारी ही गार्डन ईस्ट, वेस्ट और मुख्तलिफ जगहों पे कई लोग जो है वो इनको पैसे दे भी रहे थे, लेकिन वो खौफ की वजह से हम तक उन्होंने रिपोर्ट, यानी कि आबाद तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। तो जैसे ही हमें ये अक्टूबर के बाद, यानी कि एंड ऑफ अक्टूबर से हमें रिपोर्ट होना शुरू हुए, जैसे ही हमें रिपोर्ट हुए तो हमने पाकिस्तान की तमाम सेंसिटिव इदारे जितने भी थे उन सबको लिखा और उनको बताया कि इस तरह से ये वाक़यात शुरू हो रहे हैं। फिर आखिर में जैसे मैंने बताया कि फायरिंग के वाक़यात भी शुरू हो गए और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो सीएम साहब ने हमारे साथ फ़ौरन नेक्स्ट डे ही हमारे साथ एक मीटिंग कॉल की और जिसमें तमाम मिनिस्टर फॉर होम, होम मिनिस्टर और उसके अलावा आईजी और उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई और असल मसला यह है कि इसमें जो कॉल्स मौसूल हो रही हैं वो तमाम की तमाम गैर मुल्की नंबर्स हैं। वो यूएई के नंबर से आ रही हैं, वो फिलिपाइन के नंबर से आ रही हैं, वो ईरान के नंबर से आ रही हैं। इसका मतलब है कि हैंडलर जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो हैंडलर पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये काम कर रहे हैं। यहाँ जो काम करने वाले लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वो बहुत दरमियाने और छोटे दर्जे के लोग हैं जो शायद 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में वो प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, वो वहाँ पे फायरिंग के वाक़यात करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। असल में देखें, ये मामला मेरे नज़दीक इतना जो है ना वो सिर्फ ये महदूद नहीं है कि ये यहाँ जब तक हम इसके रूट कॉज पे नहीं जाएंगे ना तो उस वक्त तक ये मामला इस तरह हल नहीं होगा। इसके रूट कॉज तक जाना बहुत ज़रूरी है अफजल हमीद साहब। और आपने जो कहा ये बड़ा अहम पॉइंट है कि गैर मुल्की नंबरों को इस्तेमाल किया जा रहा है भत्ताखोरी के लिए। मुनिस की तरफ बढ़ते हैं। मुनिस, आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक ये जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ये वाक़यात आइसोलेटेड है या फिर वाकई शहर में भत्ताखोरी का रिवाइवल फेज शुरू हो चुका है? देखिए, ये बहुत ही अहम मामला है। इसकी वजह यह है कि जो इब्तदाई केसेस रिपोर्ट हुए हालिया थोड़े अरसे पहले भी हमने देखा कि ज़िला साउथ जो था वो टारगेटेड नज़र आता था। गार्डन के एरिया में, ओल्ड सिटी एरिया में कुछ ये रिपोर्ट केस हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जो है शहर भर में मामला फैलता चला गया। ख़ास तौर पे मलीर में हमने देखा, फिर ज़िला शर्की में हमने देखा, वहाँ से ये केसेस सामने आए हैं। तो ये अब आइसोलेशन का नहीं है मामला, कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, ये बढ़ता चला जा रहा है। और मामला यही है, सवाल यही है, लोग तो तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी है अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, जब ये पुलिसिंग की भी बात की जाती है और ख़ासतौर पर अब गवर्नमेंट की जानिब से एक और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो लाया गया है, इसमें मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो मुल्जिमान हैं उनकी जानिब से इतनी दीदा दलेरी दिखाई जा रही है कि ना सिर्फ कॉल्स की जा रही हैं, पर्चियां दी जा रही हैं, बल्कि जो मुल्की और गैर मुल्की नंबर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आखिरकार ये मुल्जिमान उस तरीके से ट्रेस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि बात यही है कि 171 का नंबर जो है वो तो सिर्फ वो है जो रिपोर्टेड है। सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, जो छोटे ताजिर देने पर मजबूर थे, उनको जान के लाले पड़े होते हैं, अपना कारोबार करना होता है। शहर में मजमूई तौर पर कारोबार की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब माशी सूरत हाल इस तरीके से नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत है, तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि शहर में एक मरतबा फिर जो ये क्राइम रेशो है, खासतौर पे जो भत्ताखोरी का मामला है, ये मुतासिर कर रहा है शहरियों को, ताजिरों को। जो शहर जो है मुल्क का माशी हब कहलाता है। इस वक्त मैं एक बुलंद मकाम पे मौजूद हूँ और मैं आपको ये दिखाऊं कि यहाँ पे इस शहर में कॉर्पोरेट सेक्टर है, पोर्ट मेरे पीछे है, रोशनियों का शहर कहा जाता है इस शहर को। लेकिन इन सारे मामलात की वजह से इस शहर की जो रोशनियाँ हैं वो मुल्क की तरक्की, कराची की तरक्की में छुपी है। लेकिन जब ये सारे मामलात होते हैं तो मईशियत सफ़र करती है, ताजिर जो है परेशान रहते हैं। बहुत सारे ताजिरों से हमारी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जो सूरत हाल है पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी, क्योंकि जो कारोबारी सूरत हाल थी वो उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये मामलात आते हैं, किसी भी सेक्टर में एक ताजिर को भी कॉल रिसीव होती है, एक को भी धमकी आती है। मोनिस, आपने जो एरियाज को हाईलाइट किया और दूसरा आपने गैर मुल्की नंबर्स को आपने हाईलाइट किया है, तो इस हवाले से बात कर लेते हैं। अहमद चनाई साहब, आपकी तरफ आएंगे। जब आप CP
एलसी चीफ थे, तो क्या तब भी यही हॉटस्पॉट एरियाज थे, यहाँ पर तब भी क्राइम रेट सबसे ज्यादा था? देखिए, बिल्कुल क्राइम रेट ज्यादा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको मैनेज करने के लिए आज जब हम बात करते हैं, और ये जो अफजल हमीद साहब मुझे बता रहे थे कि बगैर मुल्की नंबरों से कॉल आती है, तो देखिए आज की जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप गैर मुल्की कॉल से यहाँ बैठ के भी कॉल कर सकते हैं और बाहर बैठ के भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अहमद चुनाई साहब, यही मैं आपके सामने पॉइंट रखना चाह रही थी। ये जो अभी ये जिक्र किया जा रहा है, ये अफजल हमीद साहब ने भी कहा है, मोनस भी ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दुबई, नाइजीरिया और फिलिपाइन के नंबर शामिल है। ये बताइएगा कि ये वाकई बैरूने मुल्क से कॉल्स की जाती है या फिर लोकल नेटवर्क्स की ये कोई एक नई टेक्निक इसको कहा जा सकता है? देखिए, जो भी टेक्निक है मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो हम इसमें समझ सकते हैं, अगर गैर मुल्क में बैठ के कॉल कर रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करके मुतल्लिका एजेंसियों के थ्रू जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और अगर गैर मुल्की नंबर से यहाँ से बैठ के कॉल कर रहा है पाकिस्तान से, तो भी उसकी लोकेशन जो है वो ट्रैक हो सकती है और उसको बहुत बआसानी जो है वो काबू किया जा सकता है। मैंने क्या हमारे पास कोई टेक्निकल कैपेसिटी मौजूद है, जैसे कि VoIP या ऑनलाइन एप्स और डिजिटल ट्रेस के जरिए इन ग्रुप्स तक क्या हम पहुंच सकेंगे? आज की जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बात मुमकिन नहीं है कि हमारे इस टेक्नोलॉजी का तोड़ ना हो और हम उसको अनर्थ ना कर सके। बात सिर्फ एक कंसंट्रेटेड एफर्ट की है और उस कंसंट्रेटेड एफर्ट से जो है वो ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियों को जो है वो इस पर एफर्ट देने की जरूरत है। ठीक है, मतलब आपके ख्याल में इस पर ट्रेनिंग की जरूरत है और इनको ट्रेस भी किया जा सकता है। अहमद साहब, इस पर मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी जी, इसमें एक और बात और भी कहूँगा कि CPLC इस पे बड़ा काम करती थी, बड़ा सक्सेसफुली हमने इन सब जितने भी पताखोर हैं उनको मैनेज किया था और उनको जो है वो सफाई से मिटाया था कि उसके बाद कराची शहर को इससे निजात मिल गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रोल शायद अब नजर नहीं आ रहा तो होना चाहिए था, और उसमें जो है वो ताजिरों को एतमाद में लेकर न सिर्फ उनको इसको काउंटर करने के लिए क्या करना है, ताजिरों का एतमाद और ताजिर क्या वाकई में ट्रस्ट करते हैं नहीं करते, इस पर तो बात करने की ज़रूरत है ही। इस पर मैं बात भी करूंगी, इस पर मैं आऊंगी भी इस पॉइंट पर। मुनीम जफर साहब, आप पर मैं आऊंगी और आपसे एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि भत्ताखोरी को आप महज एक क्राइम समझते हैं या फिर आपको लगता है कि ये गवर्नेंस फेलियर है? असल मसला क्या है, पुलिस, प्रोसिक्यूशन या फिर सियासी मुदाखलत? ये तीनों चीज़ें जो है वो इस भत्ताखोरी को रोकने के लिए एक कनेक्टिंग फोर्स है ना। हुकूमत किधर है? हुकूमत नाम की चीज़ कहीं नज़र आती है? आप मुझे बताइए, अगर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स वाले अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो क्या फिर ये मामला इसी तरह दब जाता? जो इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं और वो वाक़यात जो रिपोर्ट हुए हैं वो अलग हैं और जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद तो सैकड़ों नहीं हज़ारों के अंदर वाक़यात होंगे। और ये कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि हमने मैनेज कर लिया 2010 से 2015 तक। सबको मालूम था इस शहर के अंदर कौन भत्ता लेता था। वो मालूम अफराद थे जिनको नामालूम कह के छोड़ दिया जाता था। ये नामालूम है। जब रेंजर्स ने एक्शन लिया उसके बाद जान छूटी उस वक्त 2016 के अंदर, वरना सबको मालूम होता था इस शहर के अंदर कि कौन लोग इस भत्ता ले रहे हैं, इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं। हमें तो ये बताया जाए ना कि वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब किधर हैं? वज़ीर आला साहब ये कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए थी, आबाद वालों को, आपको हमें बताना चाहिए था। तो भाई आपको जो पहले पता था आपने क्या कर लिया? तो आपके अंदर जब विल नहीं है, जब आपकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, इस शहर के अंदर सिर्फ ये एक मसला नहीं है, इस शहर में सिर्फ इस साल 41,000 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं या छीनी गई हैं। आप मुझे बताइए 41,000 मोटरसाइकिलें कम होती हैं? 16,000 मोबाइल छीने गए हैं। 16,000 मोबाइल वो हैं जो, ये रिपोर्ट CPLC की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। 60,000 से जायद वाकयात हुए हैं। लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। ये क्या जमीनें कोई ऐसी मामूली चीज हैं कि इंसान जेब में रख के चला जाए? सबको पता है स्कीम 33 में ये सारे इदारे जानते हैं कौन लोग कब्जा कर रहे हैं। हमें ये बताइए, लाखों साहब पे 60 केसेस हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बख्शी साहब ने कहा। वो लाखू साहब कौन है?
वो लाखू साहब को क्यों काबू नहीं किया जा रहा है? वो मक्सी साहब कौन है? इसके पीछे सिस्टम कौन है? सबको पता है इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर कौन सा सिस्टम काम करता है, जिन्होंने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। एक मसला नहीं है ना, आप एक मसले हम एक रुख पे बात कर रहे हैं, सही है, हमारा मौजू ये है, बात करिए ना स्नैचिंग क्यों होती है, बात करिए ना कि स्ट्रीट क्रिमिनल सीसीटीवी कैमराज में क्यों नहीं आते। सीसीटीवी कैमराज में ई चालान तो आप करते हैं, मोटरसाइकिल सवार को आप रोक लेंगे, स्ट्रीट क्रिमिनल आपके सीसीटीवी कैमराज में नहीं आता। मुनम जफर साहब, आपने जो मसाइल गिनवाए हैं कराची के, सही कहा आपने, एक मसला नहीं है बल्कि शहर तो मसाइलिस्तान बन गया है। अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा। तो आप लोगों ने तो धरना भी दिया हुआ है, हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है, कुछ कहा गया है उनकी तरफ से? देखें, हुकूमत तो प्रायोरिटीज नहीं है, वो तो कहते हैं ये सियासत कर रहे हैं। भाई अगर आवाज भी बुलंद ना करें, हमारा जमहूरी राइट है, ये हमारा आईनी राइट है, हम पुरअमन जमहूरी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं, हम हुकूमत को मुतवज्जे कर रहे हैं कि भाई आप होश के नाखून लीजिए, लोगों का जीना महाल हो गया है, खौफो हिरास है, लोग करें तो क्या करें। देखिए ना, एक मोटरसाइकिल सवार का सब कुछ उसकी मोटरसाइकिल होती है, कितने की आती है? 50,000, 65,000, 75,000, उससे उसकी मोटरसाइकिल छीन ली जाए, कोई सुनवाई नहीं है। अब देखे ना, एक केस रिकॉर्ड हुआ, अभी 2 दिन पुरानी बात है, एक मोटरसाइकिल जो 2.5 साल पहले चोरी हुई, उसका चालान घर पे आ गया, उसकी एफआईआर नहीं काटी पुलिस ने। अब 2.5 साल बाद जाके जब चालान आ गया, वो मोटरसाइकिल चोर इस्तेमाल कर रहा होगा, कहीं लेके जा रहा होगा, उसका चालान आ गया घर पे। अच्छा, आपने एक केस रिपोर्ट होने की बात की है मुनम साहब, और आपने कहा कि पुलिस ने एफआईआर ही नहीं काटी। हमारे पास एक पेशरफ्त के हवाले से, इस हवाले से बत्ताखोरी पर एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। नाजिमाबाद कादरी हाउस पर छापे के बाद यह अहम पेशरफ्त है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मजीद 6 अहम कारिंदों की निशानदही कर दी है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया। शाहनवाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, जब से ताजिरों की जानिब से एहतजाज किया गया और इबाद की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया, उसके बाद से हमें देखा है पुलिस है वो जो है वहाँ मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया था। अब केस की जो तफ्तीश है उसमें एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। जो गिरफ्तार हुए मुल्जिमान हैं उनकी जानिब से जो है इंकिशाफ किया गया है कि उनके मजीद 6 साथी हैं जो शहर भर में फैले हुए हैं और एक सिंडिकेट में काम करते हैं। सबके सब जो है समक काटेवारी और वसूला लाखों के लिए काम करते हैं, और जब इंफॉर्मेशन होती है उसको आपस में शेयर करते हैं। तो ये जो मुल्जिमान हैं उनकी जो है तलाश शुरू कर दी गई है। जो SIU की जानिब से हमें बताया जा रहा है कि उनकी तलाश के लिए गुज़िश्ता रात शहर के 3 मकामात पर जो है छापे मारे गए थे, जिसमें किमाड़ी है, बल्दिया टाउन है, इसके अलावा और दीगर इलाके हैं जहां पर ये छापे मारे गए थे, लेकिन मुल्जिमान नहीं मिले। तीनों टीमें जो तश्कील दी गई हैं वो आज रात भी जो है कार्रवाई करेंगी और मुमकिन तौर पर इस नेटवर्क को तोड़ने की संजीदा जो कोशिश है वो हमें नज़र आ रही है। कादरी हाउस से जो असला मिला था उसके जो है फॉरेंसिक के लिए इसको भेज दिया गया है। ताहम जो कादरी हाउस की जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि जो असला है उसका लाइसेंस मौजूद है, लेकिन जो हमारे रेस्क्यू जो SIU के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अब तक जो है कादरी हाउस उन जो असला है उनका लाइसेंस जो है पेश नहीं कर सका है। जी ठीक है, इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें अपडेट भी कर रहे थे। तो मैं अफजल साहब आपकी तरफ आऊँगी, बड़ा अहम मामला है ये। तो चूँकि बात हो रही है कि इस नेटवर्क को अब तोड़ा जाएगा, और मैं ये जानना चाहूँगी कि बिल्डर्स को जो धमकियाँ आ रही हैं उनमें क्या कोई पैटर्न या फिर नेटवर्क नज़र आता है? ख़ास तौर पर गैर मुल्की नंबर्स के इस्तेमाल को आपने उसका जिक्र किया, तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी सी और रोशनी डालिए इस पर। देखिए, इसमें मैंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि ये गैर मुल्की नंबर, और मैंने वो बताया UAE के नंबर हैं, उसमें ईरान के हैं, उसमें जो है वो इसी तरह से फिलिपाइन और मुख्तलिफ जगह। लेकिन देखें, असल बात जो है ना वो इससे बहुत आगे की है। इसमें तो क्या आपको कोई पैटर्न या फिर नेटवर्क इसमें नजर आता है? जी, नेटवर्क भी नजर आता है, पैटर्न भी नजर आता है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं इन्होंने इलाके भी डिवाइड किए हुए हैं और ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। मतलब जितनी मालूमात हमें होती है इस सारे एक दूसरे को, इस सारे मामले इस तरह से उन सबको इंटरनल सारी चीज़ें पता होती हैं और वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उन्होंने इलाके डिवाइड किए हुए हैं और ये छोटी छोटी जो रकूम या जो छोटे छोटे भी और बड़े पैसे मिलके ये बहुत बड़ी रकूम जो है ना, रकमें और ये पैसे उन तक पहुँच रहे हैं। इससे भी जो आगे मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए, एक अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन की ज़रूरत है।
जिसके अंदर चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट हो या किसी इदारों के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट हो जो इन सारे कामों के पीछे नजर आता है, हम जब तक उनके पीछे नहीं जाएंगे उनके, और ये यहाँ तक महदूद नहीं है, हमारा जो इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि कराची को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो लोगों को रोजगार देती है। तो कराची वो वाहिद शहर है क्योंकि इससे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर है। अफजल साहब, बड़ा अहम सवाल कि सिर्फ कराची को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, पूरे पैनल से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे एक साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं कि 60 के करीब बिल्डर्स भत्ता दे रहे हैं, लेकिन सामने सिर्फ 10 आए हैं। बिल्डर्स के अलावा सैकड़ों दुकानदार भी भत्ता देने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि भत्ताखोर इतने बेखौफ हैं कि नंबर देकर कहते हैं कि हमारे बारे में मालूम कर लो कि तुम्हें हमसे कोई बचा सकता है या नहीं। मोहसिन शेखानी ने यह भी बताया है कि ईरान से कॉल्स आने पर जल्द ईरानी कौंसल जनरल को खत भी लिखा जाएगा। जो लोग भी आए भत्ता लेने के लिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपको नंबर देते हैं, अब हमारे बारे में मालूमात कर लें कि हमको कोई बचा सकता है हमसे या नहीं। लोग अनसिक्योर है, लोग अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो बाहर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान कराची से बाहर, इस्लामाबाद में काफ़ी लोग हमारे आगे काम कर रहे हैं, लाहौर काम कर रहे हैं। तो यहाँ अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ मिलेगा लोग वहाँ ले जाके, अपनी जान कोई नहीं देगा। तो हमारी आज गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा इन लोगों के नंबर हैं हमारे पास, इनके लोकेशंस हैं आपके पास, ये लोग जिस तरीके से हम लोगों को मार रहे हैं तो कोई आदमी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये 5-6 महीने से कंटिन्यू हो रहा है। हमें रेड वारंट के लिए पुलिस से बात की, उन्होंने कहा हमने इसका रेड वारंट इन लोगों का मांगा है और 1 साल हो गया रेड वारंट इशू नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने। तो बड़े अहम मसले के हवाले से हम लोग बात करें, अपने पैनल की तरफ दोबारा से आएंगे। तो आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ताजिर जो हैं वो अब पुलिस के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या ये जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर ताजिर जो है वो घबरा रहे हैं तो इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या सिस्टम पर एतमाद खत्म हो चुका है? ऑब्वियसली इतना बड़ा वाक़या जो हमारी मार्केट में हुआ और इदारों की तरफ से किसी ने कोई हाल पुरसी नहीं की हमारी, और हमने कौन से इदारे को मैसेज नहीं किया। और आपको पता है कि समा तो इस मामले में मैं तहे दिल से मशकूर भी हूँ, हमेशा एक्टिव रहता है। आपके चैनल के वसासत से, मीडिया के वसासत से बहुत सारे लंजार साहब को भी मैसेज भेजे, CM साहब को भी भेजे, बहुत सारे लोग जो इससे रिलेटेड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के लोगों को भी भेजे। यहाँ पर मैं मुद्वाना रिक्वेस्ट करूँगा, जिस किस्म की पैनिक कार डीलर्स में फैल चुकी है आर्मी चीफ से, कि खुदारा, क्योंकि मुल्क के वेल विशर्स जो हैं वो सबको पता है कौन लोग हैं, इन लोगों ने किसी का दुख मसला हल करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। जिस तरह 10-15 साल पहले कराची की रोशनियां तबाह की गई थी, तो आर्मी चीफ ही थे जिन्होंने रेंजर्स को इख्तियारात दिए, जिससे पूरे कराची में रिकवरी हुई। और अल्लाह का शुक्र है कराची 10 साल से कारोबारी सतह पे अपनी राह पे गामजन हो गया, और जिससे मुल्क में रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपको पता है कि कराची पूरी दुनिया में रोशनियों का शहर कहलाता था, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 10 साल में ऐसी कोई चीज़ें दोबारा पलट के नहीं आई। लेकिन 2025 में जो ये वाक़यात शुरू हुए हैं, इसमें तमाम, ये नहीं कि कार डीलर्स, जितने ताजर बरादरी आपस में, तमाम प्रेसिडेंट्स आपस में बात करते हैं। तो यहाँ पे मुद्बाना अपील करता हूँ कि खुदारा रेंजर्स को ऑनबोर्ड किया जाए दोबारा, ताकि लोगों को इस्तेकाम मिले, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और तहफ़्फ़ुज़ होगा तो इस मुल्क में रेवेन्यू जनरेट होगा, मुल्क की इकॉनमी प्लस होगी तो ये मुल्क के लोग खुशहाल होंगे। ठीक है, इसके ऊपर मजीद भी बात कर लेते हैं। माजी में जब भत्ताखोरी पर काबू पाया गया था तो कौन सा इंटेलिजेंस मॉडल सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुआ था, और अब कैसे इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है? मुचनाई साहब। देखिए, माजी में जो काम हो रहा था वो टेक्निकल बुनियादों पे हो रहा था, और आज भी ये काम टेक्निकल बुनियादों पे हो सकता है। मैंने जब पहला सवाल था उसके आखिर में ये कहा था कि शहरी इदारों को ज्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा। मैंने CPLC की बात की थी। हम बड़ी तंदही के साथ जो है वो एक एक केस को जो है वो लेके चल सके, और ताजरों की जो शिकायत थी, पूरे कराची की जो शिकायत थी, उनको फौरी तौर पर हंगामी बुनियाद पे हल किया जाता था। आज मैं समझता हूँ कि दोबारा उन चीजों को एक्टिवेट करने की जरूरत है। ये जेन्युइन शिकायत है, ये वो शिकायत है कि जिससे कारोबार पूरी तरह मुतासर हो रहा है, लोग कारोबार करें या भत्ता दे। मैं समझता हूँ कि इन इदारों को फौरी तौर पर मुतहरिक होकर
इसका सद्भाव करना चाहिए और ये चीज मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि टेक्निकल बुनियादों पर अगर क्रिमिनल ज्यादा होशियार है तो उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे मुतहरिक हैं और उससे ज्यादा उसको जो है वो काउंटर कर सकते हैं। तो आज इस बात की जरूरत है कि इनको बैठकर इन पे वक्त दें, इनको सुने, इसको टेक्निकली एनालाइज करें और फिर जो है वो इसका सद्भाव करें। तो बहुत आसानी से मुमकिन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। मतलब इस पर काबू पाना आसान है और काबू इस पर पाया भी जा सकता है, इसका सद्भाव भी किया जा सकता है। जब हम ब्रेक पर जा रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा सवाल रेज किया गया था और कहा गया था कि सिर्फ कराची को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। मुनीम साहब, मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी। पाकिस्तान का मुआशी इंजन है, कराची पूरे वफाक को चलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स की एक बड़ी रकम देता है, कराची इसका शेयर सबसे ज़्यादा है, पूरे सूबे की मईशत को चलाता है। तो अगर कराची का जो ये मुआशी इंजन है, अगर इस इंजन को ख़राब कर दिया जाए, यहाँ खौफ व हिरास की फ़िज़ा पैदा कर दी जाए, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तानी मईशत बैठ जाएगी। पाकिस्तान, कराची इंडस्ट्रियल हब है, कराची की इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कराची में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का काम नहीं होगा, कराची का छोटा ताजिर परेशान होगा और इस वक्त अमलन सूरत-ए-हाल यही है। लेकिन देखें, प्रायोरिटीज़ का मसला है। मैं फिर वो बात कहूँगा, वफाकी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? यानी 6 महीने बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाए, उनके पास इतना वक्त नहीं था कि कराची के ताजरों को, कराची के सनतकारों को, कराची के छोटे से बड़े ताजरों को, कराची के स्टेक होल्डर्स को बिठाते, इस शहर के हवाले से बात करते, इसकी मईशत के हवाले से बात करते, यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से मिलते। उनके पास वक्त नहीं था। वो आए, रेलवे स्टेशन पे यहाँ इफ्तिताह किया, कुछ ताज़ियतें की और चले गए। वो दावा करते थे कि अगर उनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया तो हुकूमत के पास तो टाइम ही नहीं है। मुनम जफर साहब, जमात इस्लामी के पास कराची के लिए जो अमन प्लान है उसमें भत्ताखोरी जैसे मुनज़्ज़म जुराइम को रोकने के लिए कोई अमली इक़दामात शामिल है? देखें जी, इसकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर कहूंगा कि जो बरसर इक़्तिदार तबका है उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोटेक्शन दे, लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। यह आइन के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शहरियों के जान की, माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप इसमें नाकाम हो गए हैं। ये तो एक पहलू है ना, माल चला गया, लोगों को भत्ते की पर्ची दी जा रही है। आप मुझे बताइए, इस शहर में 86 लोग टारगेट किलिंग का निशाना बन गए इसलिए कि उनसे मोबाइल छीने जा रहे थे। मुनम जफर साहब, ये तो वो तमाम मसाइल हैं जो कि शहरियों को फेस करने पड़ रहे हैं। आप हुकूमत को कुछ तजवीज करना चाहेंगे, चूंकि आपने कहा है कि जो बरसर इक़्तिदार तबका है ये उनकी जिम्मेदारी है, तो आप कुछ उनको सजेस्ट करेंगे? देखें, हम अपने कानून नाफिज करने वाले इदारे भी और हुकूमत, उसकी जिम्मेदारी है कि ये प्रॉम्प्ट एक्शन ले, उन सारे लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए और लोगों को बताया जाए कि इन लोगों के पीछे कौन है। जो लोग काम कर रहे होते हैं, जिनका रैकेट काम कर रहा होता है पूरे शहर के अंदर, इन लोगों के पुष्टपना कुछ कुव्वतें होती हैं और ये वो कुव्वतें होती हैं जिनके बलबूते पर ये शहर के अंदर खौफ व हिरास की फिजा पैदा करते हैं और दिन दहाड़े लोगों को गोलियां भिजवा रहे होते हैं, लोगों को पर्चियां भिजवा रहे होते हैं और इनके अंदर इतना खौफ नहीं होता। तो ये तो इनके पुष्पना कुव्वतें मौजूद है ना, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेस हों के अंदर मौजूद हों, चाहे कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर मौजूद हों। हमने देखा इस शहर के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारे, इनके अंदर खुद काली भेड़े मौजूद हैं। आप सब छोड़े ना, अभी 3 दिन पहले की खबर है और ये खबर ऑथेंटिक खबर है। 28 करोड़ रुपए की मंशियात पकड़ी गई, 5 करोड़ रुपए में वो मंशियात बेच दी गई, वो सारी 28 करोड़ की। और इसके अंदर कौन मुलविस था? पुलिस एहलकार मुलविस थे। इसका नोटिस किसने लिया? आईजी साहब ने नोटिस ले लिया कि 28 करोड़ थी आपने मुनम जफर साहब, आपने पुलिस के भी इसमें मुलविस होने की बात की है, तो शाहनवाज कादरी की तरफ चलते हैं और इसी हवाले से उनसे भी बात कर लेते हैं। शाहनवाज, मुझे आप ये बताइए कि पुलिस जिन मुल्जिमान या फिर हैंडलर्स को पकड़ने का दावा कर रही है, क्या उन गिरफ्तारियों से भत्ता नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सकता है या सिर्फ फ्रंट मैन को ही पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं? और साथ ही साथ जो ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताजर ये मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत इस हवाले से कुछ इक़दामात करने की कोशिश करेगी?
देखिए, मसला सिर्फ 3 जो मुल्ज़िमान है या जो बाहर मुल्क बैठे हैं उनको लाने का नहीं है। असल मसला ये है कि इस शहर के अंदर एक नेटवर्क कायम हो चुका है और ये नेटवर्क जो है पूरे शहर में फैल चुका है और ये नेटवर्क जो है जेल से भी चलाया जाता है। कुछ रोज़ कबल जो है हम सामान्य खबर जो है ब्रेक की थी कि जेल के अंदर कुछ ऐसे अफराद हैं जो ऐसे लड़कों को हायर करते हैं जो कमज़ोर हैं माली तौर पर और उनकी ज़मानत नहीं हो सकती, तो वो उनको हायर करते हैं और वो इलाकों में जाते हैं, फिर अपना एक गैंग बनाते हैं और छोटे पुलिस क्या कहती है, हमें ये बताइए कि पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, क्या जड़ तक पहुंचा जा सका है? पुलिस की जानिब से क्या इस पर बयान जारी किया जा रहा है? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाएगा और हमने आपको बताया कि जो है पुलिस इसमें एक्टिव है और SIU की जानिब से मुसलसल इस केसेस पे काम किया जा रहा है और 3 जो यूनिट बनाए गए हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो ग्रास रूट के ऊपर जो मुल्ज़िमान हैं उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद इस नेटवर्क को तोड़ा जाए। तो मुमकिन तौर पर उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि पुलिस जो है इस बार जो है काम करती हुई नज़र आ रही है। पुलिस का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स को भी जो है शामिल किया जाएगा, लेकिन जो डिजिटल तरीके से जो मुल्ज़िमान वारदातें करते हैं उनका तरीक़ाकार भी जो है तोड़ने के लिए भी डिजिटल जो है होना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद इस नेटवर्क को बआसानी तोड़ सकेंगे। जी ठीक है शाहनवाज, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। अहमद चुनाई साहब, अब जो ये मुतालबा किया जा रहा है कि रेंजर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, समझते हैं कि जो पुलिस है उसकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल है, वो नाकाम दिखाई देती है? देखिए, मैं पुलिस पे खैर जब इस पूरे सिनारियो पे बात करते हैं, ये पूरे इसके ऑयल को देखते हैं कि कैसे कॉल्स आ रही हैं, किस तरह ताजरों को धमकियां दी जा रही हैं और किस तरह उनसे पैसा वसूला जा रहा है, तो जो सबसे पहली फ्रंट लाइन फोर्स है वो पुलिस ही है और पुलिस को अपना एक ड्यू रोल जो है वो अदा करना चाहिए ताजरों के साथ मिलकर और टेक्निकल बुनियादों पे इसको हल करना चाहिए। ये वो काम नहीं है कि हमने जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बिठा दी और जो है वो पैरा बिठा दिया, नहीं, इसको टेक्निकल बुनियादों पे हल करने की जरूरत है और इसके लिए वो रिसोर्सेज चाहिए और उनको मोबिलाइज करने की जरूरत है। हमारी पुलिस जो है वो मैं यहाँ जो जब इल्जाम देने की बात आती है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इनको टेक्निकली इक्विप करके जो टेक्निकल बुनियादों पर इनको पकड़ने की बात है वो की जाए। अगर वो बाहर भी बैठे हों और अगर यहाँ भी बैठे हैं, बाहर भी बैठे हों तो भी अपनी जगह पर और यहाँ उनके हैंडलर्स तो मौजूद हैं, उन हैंडलर्स को जो है वो आसानी से कौन बता लेने यहाँ आता है, वो किस तरह कैसे बता लेने आता है और बता लेने के बाद कहाँ जाता है, तो ये सारी चीजें जो है और ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। अहमद साहब आपका पॉइंट आ चुका है, अहमद साहब आपका पॉइंट आ चुका है। मैं इस वक्त अफजल साहब की तरफ जाऊंगी। अफजल साहब, आप कहिएगा कि अबाद ने हुकूमत को तहरीरी तौर पर कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तजवीज़ किए हैं या अभी क्या मुतालबात रखना चाह रही है अबाद? नहीं, हमारे कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन हमारे SOPs जो है ना वो उनके साथ तय हुए IG साहब के साथ और इससे पहले की मीटिंग्स में भी यही हुआ। जैसे हमने कहा कि निचली सतह पे रिपोर्टिंग हम नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। हम ये तमाम चीज़ें बर्रास IG साहब, एडिशनल IG और उन तक, उसकी वजह ये कि हम ये जो खौफ हम भी नहीं चाहते कि निचली सतह तक जो है ना ये खौफ फैले और वो जैसा भी FIR की बात हुई है कि FIR बहुत ज़्यादा नहीं कटी है, तो यकीनन FIR ज़्यादा नहीं कटी है, लेकिन हमारा तरीक़ेकार भी यही है कि जो हम तक शिकायत आ रही हैं या आएंगी तो हम उनको IG साहब को रिपोर्ट करेंगे और उसके ज़रिए वो तमाम चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन एक दो बातें ज़रूर आपसे करना चाहूँगा और वैसे मैं ख्वाहिश करूँगा कि कभी आप कराची के हवाले से एक प्रोग्राम करें जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों, उनको भी बिठाएं, बिजनेस कम्युनिटी को बिठाएं। उसकी एक और वजह भी आपने अभी बात की थी कि गवर्नेंस की। देखिए, जब हम गवर्नेंस पे बात करते हैं ना, और हमने अभी CM साहब की मीटिंग में भी गवर्नेंस पे बात की है, तो हमसे कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल लोग तो नहीं, आप बिजनेसमैन हैं, आप क्यों गवर्नेंस की बात? तो गवर्नेंस की बात हम इसलिए करते हैं कि वसाइल हुकूमतों के पास होते हैं, तो जब हम वसाइल ही ठीक है, वसाइल हुकूमतों के पास होते हैं और आपने कहा है कि निचली सतह पर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, इससे खौफो हरास जो है वो मजीद फैल जाएगा और आप ये नहीं चाहते। आमिर चौधरी साहब, क्या एसोसिएशन की सतह पर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की गई है? क्योंकि मुतालबात तो बहुत सामने रखे जा रहे हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं बनाया गया। देखें, जो पोजीशन इन वाक़यात के बाद हुई है उसमें एसोसिएशन कराची के तमाम जोन्स को जो कि एसोसिएशन के अंडर हैं उनके प्रेसिडेंटों को बुला के एक मीटिंग कंडक्ट की है और प्राइवेट सिक्योरिटी की
कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जो हमारा पुलिस का निज़ाम है, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जो 24 घंटे काम करता हो उसमें पुलिस वन ऑफ द मतलब सबसे अहम इदारा है। 24 घंटे काम होता है। एक SHO 24 घंटे में कैसे ये काम ले सकता है? आज तक हुकूमत और असम्बलियाँ ये कानून पास नहीं कर सकी कि एक थाने में कम से कम 3 शिफ्टें हों, 8-8 घंटे के लिए SHO किए जाएं, ताकि लोगों को ठीक है, मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाने की भी कोशिश है। जिस तरह से आपने कहा कि एक सेगमेंट रखना चाहिए और इस मसले को उठाना चाहिए, तो समा ने ये पूरी कोशिश की है कि इस मसले को उजागर किया जाए। आज प्रोग्राम भी खसूसी तौर पर इसी वजह से किया गया है। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।